इस सवाल के पूछने का एक खास कारण है। अगर वो आदमी वास्तव में बीरेन है तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पिता उसे देना चाहते थे। मुझे ये उसे देना ही होगा। क्या आप एक मुलाकात का इंतज़ाम कर सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि श्री चौधरी की अंतिम इच्छा पूरी हो। मैं वादा करता हूँ कि प्रयास करूँगा, लेकिन मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। श्री मिश्रा अचानक मुड़े और उसी दिशा में लौट गए जिससे वे आए थे। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हम कितनी दूर चल दिए। फेलुदा ने अपनी घड़ी देखी और कहा, 10:30। हमने वापस जाने का निर्णय लिया। जब हम कैलाश पहुँचे तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आकाश अब बादलों से ढका था। चांद छिप गया था और दूर की बैंड की आवाज़ बंद थी। अचानक फेलुदा ने शांति तोड़ते हुए एक शब्द चिल्लाया, बंदर। लालमोहन बाबू ने तुरंत सिर घुमाया और पूछा, कहाँ? उस डायरी में, फेलुदा ने जल्दी समझाया। माफ़ कीजिए अगर मैंने आपको डराया, लेकिन मुझे अभी समझ आया कि उनका क्या मतलब था। वह आदमी कितना शानदार दिमाग रखता था। मैं उन बंदरों के बारे में पूरी तरह भूल ही गया था जो कैटलॉग बनाते थे। फेलुदा बाबू, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस बंदर ही काफ़ी थे और अब आप कैटलॉग बनाने वाले बंदर भी चाहते हैं। कौन से कैटलॉग? गिबॉन्स, 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 फेलुदा ने अधीरता से चिल्लाया। बिल्कुल, गिबॉन्स बंदरों की एक प्रजाति थी। मुझे पता था, लेकिन मैं कभी इस कनेक्शन को नहीं जोड़ सकता था। वह बहुत सारा पैसा कमाता, फेलुदा ने कहा। कौन? वो चोर जिसने स्टैम्प एल्बम चोरी किया। लालमोहन बाबू हमारे कमरे में आधी रात तक बैठे रहे ताकि फेलुदा और पहेलियां सुलझा सके। उन्हें एक सवाल का जवाब पाने के लिए 11 बजे अरुण बाबू को कॉल करना पड़ा। 18 अक्टूबर 1951 को श्री चौधरी ने लिखा था, वह गुजर जाता है। अरुण बाबू ने फेलुदा को बताया कि यही दिन उनकी माँ की मृत्यु का था और उनका नाम हेरोनमोई था। इससे स्पष्ट हुआ कि वह कौन था। 1958 में कुछ प्रविष्टियों में लिखा था, मूर्ख बनो, जिद्दी बनो, दृढ़ बनो। ये किसी तरह के नारे की तरह लगे, लेकिन इस मामले में BE केवल B यानी बीरेन का प्रतीक था। 1975 में एक पेज पर लिखा था, A 3 के द्वारा शासित है। यह स्पष्ट रूप से 6 घातक पापों का संदर्भ था और A का मतलब था अरुण। उनके पिता को लगता था कि वह लालची है। अंतिम प्रविष्टि उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले की थी। इसमें सिर्फ लिखा था, वापस आओ, आशा लौटो। अगले सभी पृष्ठ खाली थे। जब हम डायरी खत्म कर चुके थे तब 1 बज चुका था। मैं सोने चला गया, लेकिन फेलुदा ने लालमोहन बाबू द्वारा उसे उधार दी गई बंगाल में सर्कस की किताब पढ़ना शुरू कर दी। पहले ये तय हुआ था कि फेलुदा इसे लालमोहन बाबू के बाद पढ़ेगा और जब खत्म कर लेगा मुझे देगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। तब मैंने उसे बात करते सुना। जब कोई हत्या होती है, पुलिस उस स्थान पर निशान लगाती है जहाँ शव मिलता है। तुम्हें पता है क्या निशान होता है? X निशान। मैंने नींद में कहा, बिल्कुल, X निशान होता है। मैं तुरंत ही सो गया और एक डरावना सपना देखा। काली का एक विशाल रूप मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ और पैर X अक्षर की तरफ फैले थे, लेकिन वह मुझे नहीं देख रही थी। वह अरुण बाबू की ओर देख रही थी और कह रही थी, 3 नियम तुम्हें, 3 नियम तुम्हें, 3 नियम तुम्हें। फिर अचानक उसका चेहरा घुल गया और लालमोहन बाबू का चेहरा बन गया। वो कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, 3000 कॉपियाँ 1 महीने में बिक गई। कलमोहन बंगाली, यही मेरा नाम है। तभी मैं अचानक जाग गया। दरवाजे से आवाज़ आई थी। इसके बाद 2 पुरुषों की आपस में संघर्ष करने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर बारिश हो रही थी।
मैंने अपने आप बिस्तर के पास की लैंप का स्विच दबाया। कुछ नहीं हुआ। मैं भूल गया कि बिहार जैसे कि कलकत्ता में अक्सर बिजली कटती रहती है। कुछ ज़मीन पर गिरा और आवाज़ हुई, अपनी टॉर्च ले आओ टॉपशे। फेलुदा की आवाज़ आई। मैं अपनी गिरा दी। मैं अंधेरे में टॉर्च ढूंढने लगा और आखिरकार उसे पा लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे ढूंढ पाता मैंने पानी का एक गिलास गिरा दिया और वह टूट गया। फेलुदा दरवाजे के पास खड़े थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। कौन था वो फेलुदा? वो भाग गया है ना? हाँ, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो बड़ा और ताकतवर था। मुझे लगता है मुझे पता है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया था। क्यों? चोरी के लिए। क्या उसने कुछ ले लिया? नहीं, लेकिन अगर मैं हल्की नींद का नहीं होता तो वो कुछ बहुत कीमती ले जाता। कुछ कीमती? लेकिन हमारे पास तो कुछ कीमती नहीं है ना? फेलुदा ने मुझे उत्तर नहीं दिया। एक चीज़ अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है टॉपशे, उन्होंने धीरे धीरे कहा। मैं ही नहीं, जो महेश चौधरी की पहेलियों का मतलब समझ पाया, लेकिन इस अन्य आदमी के लिए ये समझना अब थोड़ा देर हो चुकी है। अगले दिन जब लालमोहन बाबू को चोर के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दरवाज़ा बंद रखा करो, है ना? इन इलाकों में छोटे मोटे चोर हमेशा रहते हैं। आप दरवाज़ा चोर के डर से नहीं बल्कि बाघ के डर से बंद रखते हैं लालमोहन बाबू, मान लीजिए। ठीक है, लेकिन सावधानी रखना बेहतर होता है ना? बंद दरवाज़ा चोर और खूंखार जानवर दोनों से बचा सकता है। बुलाकी प्रसाद, हमारा नाश्ता कहाँ है? आज सुबह इतनी जल्दी क्यों है? क्यों? क्या हम सुल्तान को पकड़े जाते नहीं देखने जा रहे? उसे पकड़ेगा कौन? करंदीकर तो गायब हो गया है। हाँ, लेकिन वो कहीं न कहीं आसपास ही होगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसे अपने बाघ को मारने की योजना की खबर मिल चुकी होगी। वो दूर नहीं रह पाएगा। फेलू बाबू, मेरी बात याद रखना। सोचिए कितना रोमांचक दृश्य होगा। यह मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। हमने 8 बजे तक नाश्ता खत्म किया और डायरी व चिट्ठियाँ लौटाने के लिए कैलाश जाने की तैयारी करने लगे। तभी अखिल चक्रवर्ती अचानक आ गए। आपके एक पड़ोसी होम्योपैथ है और मेरे मित्र भी, उन्होंने समझाया। मैं उनसे मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपका घर पड़ा तो सोचा नमस्ते करता चलूँ। अच्छा, बैठिए। ये बताइए, फेलुदा ने कहा, क्या उस जड़ी बूटी वाले तेल से आपके दोस्त का गुस्सा काबू में आया? अरे, क्या महेश ने यह अपनी डायरी में लिखा है? हाँ, और भी कई बातें लिखी है। समझ गया। सच तो यह है कि महेश को सबसे ज़्यादा मदद उसकी अपनी इच्छा शक्ति से मिली। मैंने देखा कि शराब छोड़ना उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन उसने छोड़ दी। यह सिर्फ किसी तेल की वजह से नहीं था। जब आपने इच्छा की बात की है तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने वसीयत बनाई थी? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि महेश ने अपनी पहली वसीयत बदल दी थी। मुझे लगता है कि दूसरी वसीयत में उनके दूसरे बेटे बीरेंद्र को निकाल दिया गया था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उन्होंने डायरी में लिखा? नहीं, उन्होंने मरने से ठीक पहले मुझे बताया था। आपको उनके इशारे याद हैं? उन्होंने 2 उंगलियां उठाई, फिर कहा वी वी और फिर अंगूठा हिला दिया। वह विल शब्द पूरा नहीं कह पाए। अगर 2 उंगलियों का मतलब ड्यूस था तो बाकी इशारे का मतलब यही हुआ कि ड्यूस को वसीयत में कुछ नहीं दिया गया। कमाल है। और आप बिल्कुल सही है, पहली वसीयत में बीरेंद्र का हिस्सा था, लेकिन जब वह लंबे समय तक चुप रहा तो महेश ने 5 साल बाद वसीयत बदली और उसे पूरी तरह बाहर कर दिया। बीरेंद्र की चुप्पी से उसे बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। अगर बीरेन वापस आ जाता तो क्या आपको लगता है कि महेश चौधरी अपनी वसीयत दूसरी बार बदल देते? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फेलुदा ने अगला सवाल पूछने से पहले एक पल रुक कर कहा, क्या आपने कभी सोचा कि बीरेन साधु बन गया होगा? देखिए,
बीरेन की कुंडली मैंने ही बनाई थी। मुझे पता था कि वह बहुत कम उम्र में घर छोड़ देगा, इसलिए उसके संसार त्याग कर साधु बन जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल। उस दिन राजरप्पा में आपने कहा था कि आप अपने दोस्त को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग श्री चौधरी को ढूंढ चुके थे उसके काफ़ी देर बाद आप वहाँ पहुँचे। क्या आप रास्ता भटक गए थे? वो इलाका तो न ज़्यादा बड़ा है न ही उलझा हुआ। अखिल चक्रवर्ती मुस्कुराए। मुझे पता था कि आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। आप सही कह रहे हैं, इलाका मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ मुख्य रास्ता दो तरफ बट जाता है। अगर मैं बाएं मुड़ता तो महेश को आसानी से ढूंढ लेता, लेकिन मैं दाएं मुड़ गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि अचानक मुझे अपने बचपन की याद आ गई। 55 साल पहले मैं उसी जगह आया था और एक चट्टान पर अपने नाम के शुरुआती अक्षर और तारीख खुदी थी। मुझे याद आया और उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। वह आज भी वहाँ थी और उस पर खुदा था ABC 15/5/23। अगर आपको भरोसा न हो तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। हम कैलाश पहुँचे तो पता चला कि अरुण बाबू पहले ही जा चुके थे। बूढ़े नूर मोहम्मद ने बताया कि प्रीतीन बाबू घर पर है और उन्हें बुलाने चले गए। कुछ ही देर में वे नीचे आ गए। हमने उन्हें डायरियों और चिट्ठियों के पैकेट सौंप दिए और जाने ही वाले थे कि तभी ड्राइंग रूम में एक और व्यक्ति आ गया, नीलिमा देवी। मैंने देखा कि उन्हें देखते ही उनके पति का रंग उड़ गया। एक बात है जो आपको जाननी चाहिए मिस्टर मितिर, नीलिमा देवी बोली। मेरे पति को खुद ये बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहते। प्रीतीन बाबू ने उन्हें विनती भरी नज़र से देखा, लेकिन नीलिमा देवी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उस दिन जब मेरे पति ने मेरे ससुर को पाया, वो आगे बोली, तब उनका टेप रिकॉर्डर गिर गया था। मैंने उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया। मुझे लगता है यह आपके काम आएगा, लीजिए। प्रीतीन बाबू ने एक बार फिर अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। धन्यवाद, फेलुदा ने कहा और छोटा सा सपाट टेप रिकॉर्डर लेकर अपनी जेब में रख लिया। प्रीतीन बाबू ऐसे लग रहे थे जैसे अभी टूट ही पड़ेंगे। मुझे लगा कि फेलुदा भी बाघ को पकड़े जाते देखने में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी लालमोहन बाबू और मैं। कैलाश से निकलते समय उन्होंने ड्राइवर को जो निर्देश दिए उससे यह साफ हो गया। हालांकि अब लालमोहन बाबू के उत्साह में थोड़ी चिंता भी मिल गई थी। अरुण चौधरी के पास कई बंदूकें हैं, आपने उनसे एक क्यों नहीं मांगी फेलू बाबू? उन्होंने कुछ देर बाद कहा। अगर बाघ दिख गया तो आपकी कोल्ट .32 क्या काम आएगी? अगर बाघ पर एक मक्खी भी आकर बैठ जाए, फेलुदा बोले, तो उसे मारने के लिए मेरी रिवॉल्वर काफ़ी है। लालमोहन बाबू, आप निश्चिंत रहे। इसके बाद फेलुदा चुप हो गए। वे रिकॉर्डर को कान से लगाए ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या सुना, और हम जानते थे कि उनसे पूछना ठीक नहीं होगा। पिछली रात की बारिश से ज़मीन कई जगहों पर गीली और कीचड़ भरी हो गई थी। जब हम एक चौराहे के पास पहुँचे तो साफ दिखा कि एक कार और कुछ दूसरे वाहन यहाँ से बाएं मुड़े थे, क्योंकि जंगल की ओर जाते हुए नए टायरों के निशान दिखाई दे रहे थे। हम भी बाएं मुड़ गए और उन्हीं निशानों का पीछा करने लगे। लगभग 1 मील बाद हमने एक बरगद के पेड़ के पास 3 अलग अलग वाहन खड़े देखे। वन विभाग की एक जीप, अरुण बाबू की फिएट कार और सर्कस का एक बड़ा ट्रक जिसमें बाघ का पिंजरा था। 5-6 आदमी पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने बताया कि एक दल पहले ही बाघ को खोजने जंगल में जा चुका है और हमें सही दिशा की ओर इशारा किया। उनमें से एक आदमी को मैंने पहले सर्कस में देखा था। फेलुदा ने उससे पूछा कि क्या सुल्तान का ट्रेनर भी उनके साथ गया है। उसने बताया कि नया ट्रेनर चंद्रन उनके साथ है, लेकिन करंदीकर का अभी कोई पता नहीं है। हम कार से उतरे और पैदल चलने लगे। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जानता था कि अरुण बाबू के पास बंदूक है और वन विभाग का शिकारी भी निश्चय ही हथियार बंद होगा, इसलिए बाघ के किसी पर हमला करने का ज़्यादा डर नहीं था। लालमोहन बाबू थोड़े निराश लग रहे थे, शायद इसलिए कि करंदीकर की जगह चंद्रन वहाँ था। गीली ज़मीन पर हल्के हल्के पैरों के निशान हमें रास्ता दिखा रहे थे।
जंगल के इस हिस्से में ज़्यादा पेड़ नहीं थे, इसलिए चलना आसान था। एक मोर 2-3 बार चिल्लाया, जो शायद दूसरे जानवरों को ये चेतावनी दे रहा था कि आसपास बाघ है। 10 मिनट बाद हमें एक अलग सी आवाज़ सुनाई दी। वो साफ तौर पर बाघ की आवाज़ थी, लेकिन दहाड़ नहीं थी। वो कुछ कुछ गुर्राने जैसी थी, मानो बाघ किसी बात से चिढ़ा हुआ हो। हम आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों बाद 2 पेड़ों के बीच से हमें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। मैं इसे अजीब इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्कस के मैदान के बाहर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। 3 आदमी एक पंक्ति में खड़े थे, ठीक वही जहाँ हम रुके थे। उनमें से 2 के हाथों में बंदूक थी। अरुण चौधरी के हाथ में जो बंदूक थी वह आगे किसी चीज़ की ओर तनी हुई थी। उनके सामने एक खुला सा मैदान था, बिल्कुल सर्कस के अखाड़े जैसा। उसके बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, दाहिने हाथ में लंबा चाबुक और बाएं हाथ में एक टूटी हुई डाल। उसके बाएं कंधे पर बंधी पट्टी देखकर साफ था कि वह नया ट्रेनर चंद्रन ही है। चंद्रन की पीठ हमारी ओर थी। वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में चाबुक फटकार रहा था। जिस जानवर की ओर वो बढ़ रहा था वह हमें पहले भी मिल चुका था, सुल्तान, जिसे आखिरी बार रामगढ़ जाने वाली सड़क पर देखा गया था। 4 और आदमी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनमें से 2 एक भारी जंजीर पकड़े हुए थे, जिसे मौका मिलने पर सुल्तान के गले में डालना था। सबसे हैरानी की बात सुल्तान का व्यवहार था। वह साफ तौर पर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही भागने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही क्रूरता, बल्कि झुंझलाहट और गहरी उपेक्षा झलक रही थी। उसकी धीमी गुर्राहट भी यही बता रही थी। चंद्रन हर मिनट उसके और करीब आ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा नहीं लग रहा था। शायद वह यह नहीं भूल पाया था कि यही जानवर पहले उस पर हमला कर चुका है। मैंने जल्दी से अरुण बाबू की ओर देखा। जिस तरह से वो अपनी बंदूक थामे हुए थे, उससे साफ था कि सुल्तान ने ज़रा सी भी आक्रामक हरकत की तो वो तुरंत गोली चला देंगे। फेलुदा मेरे सामने थोड़ा बाई ओर खड़े थे और लालमोहन बाबू मेरे पास। उनका मुंह इतना खुला हुआ था कि लगता ही नहीं था कि वह कभी बंद हो पाएगा। बाद में उन्होंने बताया कि जंगल में जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने सर्कस में देखी सारी बातें उनके दिमाग से मिटा दी। जब चंद्रन 5 गज की दूरी पर था तो अचानक सुल्तान तन गया और झुकने लगा। उसी पल फेलुदा उछले और अरुण बाबू तक पहुंचकर उनकी बंदूक की दिशा बदल दी। अब बंदूक की नली जमीन की ओर थी। सुल्तान, एक गहरी आवाज़ गूंजी। हमारे साथ अब एक और आदमी आ गया था। फेलुदा ने उसे आते देख लिया था और इसलिए देर होने से पहले ही कदम उठा लिया। सुल्तान, सुल्तान। अब आवाज़ नरम हो गई और लहजा बहुत ही स्नेह भरा था। वो आदमी आगे बढ़ा और खुले मैदान में आ गया। वो करंदीकर था। उसके हाथ में भी एक चाबुक था, लेकिन वह उसे फटकार नहीं रहा था। वो धीरे धीरे पास आता गया और सुल्तान को हल्की प्यार भरी आवाज़ में पुकारने लगा, जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को बुलाता है। चंद्रन पूरी तरह हैरान रह गया और पीछे हट गया। अरुण बाबू ने अपने हाथ नीचे कर लिए। वन विभाग का अफसर भी लालमोहन बाबू की तरह मुंह खोले देखता रह गया। जंगल में उस समय 11 आदमी मौजूद थे, जो अगले कुछ मिनटों में होने वाला सब कुछ देख रहे थे। बेहद कोमलता और कौशल के साथ सुल्तान के पुराने ट्रेनर ने उसे शांत किया, उसके गले में जंजीर डाली और फिर उसे उस ट्रक की ओर ले गया जिसमें उसका पिंजरा रखा था। बाहर खड़े लोगों ने तुरंत पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक ऊंचा स्टूल रख दिया। श्री करंदीकर ने चाबुक सिर्फ एक बार फटकारा और कहा, ऊपर। बिना किसी हिचकिचाहट के सुल्तान दौड़ा, स्टूल पर चढ़ा और पिंजरे के अंदर कूद गया। आदमियों ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। हम श्री करंदीकर के पीछे पीछे आए थे और थोड़ी दूरी पर खड़े थे। जैसे ही बाघ सुरक्षित रूप से अपने पिंजरे में पहुंच गया, उन्होंने हमारी ओर रुख किया। फिर उन्होंने हमें सलाम किया और बाकी गाड़ियों के पास खड़ी एक टैक्सी की ओर बढ़ गए। किसी से एक शब्द कहे बिना और किसी की ओर देखे बिना वो टैक्सी में बैठे और वहाँ से चले गए। शानदार, अरुण चौधरी ने कहा। फिर फेलुदा की ओर मुड़कर बोले, धन्यवाद।
हम सब वापस कैलाश लौट आए। अरुण बाबू की अनुमति से फेलुदा ने किसी को फ़ोन किया। हालांकि मुझे पता नहीं चला कि वह किससे बात कर रहे थे। इसके बाद वे हमारे साथ ड्राइंग रूम में आ गए। नीलिमा देवी ने हमें चाय भिजवाई। हमें बताया गया कि प्रीतीन बाबू अगले ही दिन नीलिमा देवी और बीबी को लेकर कलकत्ता लौट रहे थे। सुल्तान के पकड़े जाने की खबर सुनकर अखिल चक्रवर्ती बोले, अरे काश मैं भी तुम्हारे साथ गया होता। अरुण बाबू ने कहा, मुझे लगता है कि मैं भी कल लौट जाऊंगा, अगर आपकी जांच के लिए यहाँ मेरी ज़रूरत न हो। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी जांच पूरी हो चुकी है और मैंने आपके पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी करने का इंतज़ाम कर दिया है, फेलुदा ने कहा। अरुण बाबू ने चाय के कप के किनारे से फेलुदा की ओर चौंक कर देखा। आपका मतलब है कि आपको पता है कि बीरेन कहाँ है? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ, आपके पिता सही थे। मतलब बीरेन यही है? हजारीबाग में? हजारीबाग में ही। अरुण बोले, मुझे ये अविश्वसनीय लगता है। उनके लहजे से साफ था कि उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, ये समझ में आता है, फेलुदा ने कहा, लेकिन क्या यह वही बात नहीं है जिस पर आप खुद भी विश्वास करने लगे थे? अरुण बाबू ने कप मेज़ पर रख दिया और सीधे फेलुदा को देखने लगे। फेलुदा शांत स्वर में बोले, इतना ही नहीं, आपको डर था कि आपके पिता कहीं नई वसीयत न बना दे और आपको उससे बाहर कर दे और आपकी हिस्सेदारी बीरेन को न दे दे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। मेरे पास बैठे लालमोहन बाबू ने एक गद्दी उठा ली और उसे ज़ोर से पकड़े रहे। प्रीतीन बाबू कुर्सी पर बैठे एक हाथ से सिर थामे हुए थे। अरुण चौधरी धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और कनपटी की नस फड़क रही थी। सुनिए मिस्टर मितेर, वे गरजे, आप भले ही मशहूर जासूस हो, लेकिन मैं आपको यहाँ बैठकर मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। जगत सिंह। दरवाज़ा खुला था। उसी से उनका बेरर जगत सिंह कमरे में आ गया। रुको, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा, फेलुदा ने ठंडे स्वर में कहा, रिवॉल्वर ताने हुए। जगत सिंह, वही तुम थे जो हमारे कमरे में घुसे थे, है ना? मैंने तुम्हारे काफ़ी बाल उखाड़ लिए थे और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसने और किस मकसद से वहाँ भेजा था। जगत सिंह वही जम गया। अरुण बाबू फिर से बैठ गए। उनका पूरा शरीर गुस्से से काँप रहा था। तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने दहाड़ते हुए पूछा। ध्यान से सुनो। तुम्हें पता था कि तुम्हारे पिता अपनी वसीयत बदलने के बारे में सोच रहे थे। तुम नहीं चाहते थे कि वे पुरानी वसीयत ढूंढकर उसे नष्ट कर दे, इसलिए तुमने उनकी चाबी छिपा दी। बीबी ने उन्हें उसे ढूंढते देखा था और उन्होंने उसे ये भी बताया था कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। एक पियर जो खोलता है और जो बंद करता है। पियर से उनका मतलब के था, और क्योंकि उन्हें शब्दों की ध्वनि से खेलना पसंद था, मैंने समझ लिया कि के असल में की यानी चाबी थी, जिससे किसी चीज़ को खोला और बंद किया जा सकता है। जाहिर है वसीयत किसी बंद दराज में रखी गई थी। लेकिन चाबी चुराने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, है ना? इसलिए राजरप्पा में उस दिन तुमने मौका देखकर अपना आखिरी दांव चला। तुम्हें पता था कि ये बात तुम्हारे पिता के लिए बहुत बड़ा सदमा होगी और हो सकता है वही उन्हें मार डालने के लिए काफ़ी हो। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती। तुम पागल हो, तुम बस बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो मिस्टर मितेर। मुझे पूरा पता है, फेलुदा ने कहा, और मैं गवाह भी पेश कर सकता हूँ। 3 गवाह है। हालांकि उनमें से कोई भी शायद यह मानना न चाहे कि उसने क्या देखा और सुना। तुम्हारा अपना भाई अखिल चक्रवर्ती और शंकर लाल ये सब जानते हैं। तो फिर मिस्टर मितेर, अगर तुम्हारे गवाह बोलने को तैयार नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है ना?
तुम अपना मामला कैसे साबित करोगे? बहुत आसान है। एक चौथा गवाह है जो सच्चाई बताने में ज़रा भी हिचकिचाएगा नहीं। अचानक कमरे में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कहीं से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी और पीछे पानी के झरने की आवाज़ आ रही थी। फेलुदा ने चुपचाप मेज़ पर एक छोटा काला यंत्र रखा। वह प्रीतिन चौधरी का टेप रिकॉर्डर था। उस दिन तुम्हारे भाई ने जो कुछ गलती से देखा और सुना, उसी वजह से उसका रिकॉर्डर झाड़ी के पास गिर गया। उसकी पत्नी ने उसे देखा और उठा लिया। उस टेप में सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें ही नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। अरुण बाबू ने थूक निगल लिया। उनके चेहरे की लालिमा कम होने लगी थी। कुछ ही मिनटों में वे बिल्कुल पीले पड़ गए। फेलुदा ने अब भी अपनी रिवॉल्वर उनकी ओर ताने रखी थी। टेप रिकॉर्डर चलता रहा। अब पानी की आवाज़ के ऊपर कुछ आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। बाबा, आपको क्यों लगता है कि बीरेन वापस आ गया है? ये अरुण बाबू की आवाज़ थी। महेश चौधरी बोले, अगर कोई बूढ़ा आदमी ये मानना चाहता है कि उसका खोया हुआ बेटा लौट आया है, तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है? आपको बीरेन को भूल जाना चाहिए। वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे ये अच्छी तरह पता है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या मानना चाहिए? तुम्हें कोई हक नहीं। मुझे पूरा हक है। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेवकूफ़ी भरी मान्यता की वजह से आप कोई गलत और नाइंसाफ़ी वाला काम करें। कौन सा गलत और नाइंसाफ़ी वाला काम? मैं तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा जो सही मायने में मेरा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमने एक बार वसीयत बदली थी, ये सोचकर कि बीरेन वापस नहीं आएगा। अब तुम योजना बना रहे हो कि... मैं क्या योजना बना रहा हूँ? ये मेरा मामला है। महेश चौधरी गुस्से में बोले, जैसे उनका पुराना उग्र स्वभाव फिर उभर रहा हो। वैसे भी मैं वसीयत बदलने वाला ही था। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हारा नाम वसीयत में रखूं? तुम बेईमान हो, जुआरी हो, चोर हो। तुमने मेरे तिजोरी से दोराब जी का स्टैम्प एल्बम चुरा लिया था। अरुण बाबू की आवाज़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। और तुम्हारा क्या? अगर मैं चोर हूँ तो तुम क्या हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे दीनदयाल के बारे में कुछ पता नहीं? उस रात तुम्हारी चीख पुकार से मेरी नींद खुल गई थी। मैंने पर्दे की दरार से सब कुछ देखा था। 35 सालों से मैं चुप रहा, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या हुआ था। तुमने दीनदयाल के सिर पर बुद्ध की भारी पीतल की मूर्ति से वार किया था। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? दीनदयाल मर गया। फिर तुमने नूर मोहम्मद और अपने ड्राइवर से उसकी लाश उठवाकर... वह आगे नहीं बोल पाया। कोई भारी चीज़ जोर से गिरने की आवाज़ आई और फिर पक्षियों की चहचहाट और झरने की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं रहा। फेलुदा ने टेप रिकॉर्डर बंद किया और उसे प्रीतिन बाबू को लौटा दिया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फेलुदा को छोड़कर सब लोग तनाव में थे। उसने अपनी रिवॉल्वर जेब में रख ली। तुम्हारे पिता ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, उसने कहा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और 35 साल तक वे चुपचाप उस बोझ को ढोते रहे और जैसे तैसे उसकी भरपाई करने की कोशिश करते रहे। फिर भी उन्हें कभी चैन नहीं मिला। जिस दिन दीनदयाल मरा, उसी दिन से महेश चौधरी को लगने लगा कि उन पर किसी का श्राप है और एक दिन उन्हें अपने पापों की सज़ा जरूर मिलेगी। उन्हें यह नहीं पता था कि आखिरी वार उनका अपना बेटा करेगा। अरुण बाबू ज़मीन की ओर देखते हुए बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। एक कुत्ता था, उन्होंने धीरे धीरे कहा, आयरिश सेटर। बाबा उसे बहुत प्यार करते थे। किसी वजह से वो कुत्ता
दीनदयाल को पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने उसे काटने की कोशिश की तो दीनदयाल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे भारी डंडे से मार दिया। कुत्ता घायल हो गया। उस रात बाबा एक पार्टी से बहुत देर से लौटे और देखा कि उनका कुत्ता, जो रोज़ उनके कमरे में उनका इंतज़ार करता था, वहाँ नहीं है। नूर मोहम्मद को उन्हें बताना पड़ा कि क्या हुआ था। बाबा ने दीनदयाल को बुलाया और गुस्से के दौरे में, देखो, जब बाबा का आपा खो जाता था तो वे बिल्कुल अलग आदमी बन जाते थे। हम फेलुदा के साथ उठे और विदा लेने लगे। अखिल चक्रवर्ती भी खड़े हो गए। क्या आप 1 मिनट हमारे साथ चल सकते हैं? फेलुदा ने उनसे पूछा। मुझे आपसे एक काम करवाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अखिल चक्रवर्ती ने जवाब दिया। महेश के जाने के बाद यहाँ मेरे लिए वैसे भी कुछ बचा नहीं है। मेरे पास अब भरपूर समय है। अखिल चक्रवर्ती कार में हमसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, मैं सचमुच दूसरी दिशा में गया था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया। असल में मैं उस चट्टान के पास खड़ा था जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, और वहाँ से मैं हर एक शब्द सुन सकता था। मैं महेश से अक्सर पूछता था कि वो कभी कभी इतने परेशान क्यों हो जाते हैं और चुप क्यों हो जाते हैं। वो हंसकर कहते थे कि उनकी कुंडली देखकर इसका जवाब ढूंढो। हैरानी की बात है ना, कि उनके जीवन की इतनी बड़ी घटना मुझसे भी छुपी रही। शायद इसमें मेरी ही गलती है, मैंने उनके सितारों को ठीक से नहीं पढ़ा। जब हमारी कार हमारे गेट के बाहर रुकी तो मुझे समझ आया कि कैलाश से फेलुदा ने किसे फ़ोन किया था। शंकरलाल मिश्रा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कामयाबी मिली? फेलुदा ने कार से उतरते हुए पूछा। हाँ, मिस्टर मिश्रा ने जवाब दिया। बीरेन आपसे मिलने आ गया है। हम ड्राइंग रूम में गए तो देखा कि राजरप्पा वाला वही साधु सोफे पर बैठा है। हमें देखते ही वह उठा और बोला, नमस्कार। केसरिया चोगा पहने वह लंबा चौड़ा आदमी था। उसके घुंघराले जटाजुट बाल कमर तक पहुंच रहे थे और घनी दाढ़ी ने उसका ज़्यादातर चेहरा ढक रखा था। वो तभी आने को तैयार हुआ जब मैंने उसे उसके पिता की आखिरी इच्छा के बारे में बताया। मिस्टर मिश्रा ने कहा, उसे अपने पिता से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, बीरेन ने कहा, लेकिन मुझे उनसे कोई लगाव या प्यार भी नहीं है। शंकर ने मुझे वापस लाने की बहुत कोशिश की। उसका सोचना था कि अगर मैं अपने पिता और परिवार के लोगों को चाहे दूर से ही सही देख लूँ तो शायद लौट आऊँ। इसी वजह से मैं उस दिन राजरप्पा गया था। लेकिन अपने परिवार को देखकर मुझे समझ आ गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उनसे जुड़ाव खो चुका था। मेरे पिता एक जटिल इंसान थे, लेकिन वही अकेले थे जो मुझे समझते थे। इसलिए शुरू में मैं उन्हें पत्र लिखता था। बाद में, लेकिन वे पत्र विदेश से नहीं भेजे गए थे, है ना? फेलुदा ने शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी देश से बाहर गए थे। हम सब चौंक गए, लेकिन बीरेन चौधरी ने बिना किसी भाव के फेलुदा को देखा। फिर अचानक वह मुस्कुराया। शंकर ने मुझे बताया था कि आप कितने तेज़ हैं। मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। वह हंसा। अच्छा, फेलुदा ने कहा, अब तुम अपना भेष उतार सकते हो। इससे तुम पूरे हजारीबाग को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। बीरेन चौधरी हंसते हुए अपनी वीग और नकली दाढ़ी उतारने लगे। उनका चेहरा दिखते ही मैं फिर से हक्का बक्का रह गया। लालमोहन बाबू ने मेरी बाह पकड़ी और फुसफुसाए, कन कन कन। वह नाम फिर गलत बोल गए थे, लेकिन मैं इतना चकित था कि सुधार भी नहीं कर सका। मिस्टर करंदीकर ने हमारी ओर देखा और सिर हिलाया। अखिल चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी। इसका क्या मतलब है मिस्टर मितेर? बीरेन कभी विदेश गया ही नहीं, तो फिर उसके पत्र? मिस्टर चक्रवर्ती, फेलुदा ने कहा, अगर किसी का दोस्त आपका बेटा जैसा हो तो विदेश से पत्र भेजना भी मुमकिन है। मेरा बेटा? उसका इससे क्या लेना देना? मिस्टर मितेर सही कह रहे हैं, बीरेन चौधरी, या मुझे उन्हें मिस्टर करंदीकर कहना चाहिए, ने जवाब दिया।
अधीर डुसेल्डॉर्फ में था, है ना? मैंने उसे लिखा और उससे कुछ यूरोपीय पोस्ट कार्ड मंगवाए। फिर मैं उन पर बाबा का नाम और पता लिख देता था। कभी कभी एक दो पंक्तियाँ भी जोड़ देता था। उन्हें लिफाफे में डालकर वापस अधीर को भेज देता था। वो उन्हें यूरोप के अलग अलग शहरों से पोस्ट करवा देता था। वो खुद भी बहुत यात्रा करता था, लेकिन जब वह भारत लौट आया तो मुझे ये सब बंद करना पड़ा। ये तो बहुत अजीब है। तुम्हें इतना छुप कर क्यों करना पड़ा? इसकी एक वजह थी, फेलुदा ने कहा। मैं चाहता हूं कि मिस्टर करंदीकर ये बताए कि मेरा अनुमान सही है या नहीं। हाँ, आप कर्नल सुरेश बिस्वास के जीवन से बहुत प्रभावित थे और उनके जैसा बनना चाहते थे। मुझे पता था कि कर्नल बिस्वास कम उम्र में घर छोड़कर इंग्लैंड और ब्राज़ील गए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वे पहले बंगाली थे जिन्होंने सर्कस में बाघों को प्रशिक्षित करना सीखा था। कल रात मैंने द सर्कल इन बंगाल नाम की किताब में इसके बारे में पढ़ा था। उनकी एक मशहूर करतब ये थी कि वे बाघ का मुंह खोलकर अपना सिर उसके भीतर डाल देते थे। लालमोहन बाबू फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगे। श, श, श। क्या बात है लालमोहन बाबू, क्या आप चाहते हैं कि हम चुप रहे? नहीं, शर्म आनी चाहिए मुझे फेलू बाबू। मैंने वो किताब आपसे पहले पढ़ी थी, फिर भी ये बात मेरी नज़र से छूट गई। मैं ज़रूर पागल हूँ, अंधा हूँ। मैं ठीक है, बाद में खुद को दोष देना। अभी मुझे बात पूरी करने दीजिए। लालमोहन बाबू शांत हो गए। फेलुदा ने आगे कहा, बीरेन चौधरी अपने आदर्श की तरह जंगली जानवरों के साथ काम करना चाहता था, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवक, वह भी एक नामी परिवार से, क्या उससे उम्मीद की जाती है कि वह सर्कस में बाघों का ट्रेनर बने? महेश चौधरी भले ही दूसरों से अलग सोच रखते हो, फिर भी वे इसे मंजूरी नहीं देते। बीरेन ये जानता था, इसीलिए उसने थोड़ा छल करने का फैसला किया। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही, बीरेन चौधरी ने कहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, फेलुदा ने कहा, कि इतने सालों बाद भी महेश चौधरी ने सर्कस में पहले ही दिन अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन अरुण बाबू ऐसा नहीं कर पाए, जबकि वे आपको बहुत पास से देख रहे थे। जब बाघ ने आप पर हमला किया था तब आपकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, है ना? इसलिए आप अपने पिता के घर लगी पुरानी तस्वीर से भी अलग दिखते हैं। ओह, अब समझ में आया, अखिल चक्रवर्ती बोले। मैं सोच रहा था कि सब उसे बीरेन क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा था। खैर, फेलुदा ने कहा, अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको यहाँ असल में क्यों लाना चाहता था। उन्होंने जेब से मुक्तानंद की तस्वीर निकाली और फिर बीरेन चौधरी की ओर मुड़े। शायद आपको ये पता नहीं है कि जब आपके पिता को यकीन हो गया कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, तब उन्होंने एक नई वसीयत बनाई थी। उसमें आपका नाम नहीं था, लेकिन वे आपको पूरी तरह वंचित भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये तस्वीर आपके लिए छोड़ी। फेलुदा ने तस्वीर को उल्टा और उसके फ्रेम से बाहर निकाला। उससे एक छोटा सा मुड़ा हुआ सेलोफेन का लिफाफा गिर पड़ा। उसके अंदर कुछ छोटे छोटे चौकोर रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े थे। यहाँ 9 दुर्लभ और कीमती डाक टिकट है, जो 3 अलग अलग महाद्वीपों से है, फेलुदा ने समझाया। मिस्टर चौधरी को डर था कि उनका स्टैम्प एल्बम चोरी हो सकता है, इसलिए उन्होंने सबसे कीमती टिकट निकालकर यहाँ छिपा दिए। 25 साल पहले गिबन्स कैटलॉग में दी गई कीमतों के अनुसार इनकी कुल कीमत 2000 पाउंड थी। आपको ये कैसे पता चला? आपके पिता की डायरी में एक संकेत था। उन्होंने इन 9 टिकटों को 9 रत्न कहा था और गिबन्स को बंदर। फिर उन्होंने लिखा था कि इनकी कीमत शाइलॉक की 2000 मांगों के बराबर है। तपेश ने मुझे याद दिलाया कि शाइलॉक ने 1 पाउंड मांस मांगा था, तभी मुझे पाउंड शब्द समझ में आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन रत्नों की कीमत इससे कहीं ज़्यादा होगी। बीरेन चौधरी ने फेलुदा से वह लिफाफा लिया और उसे देखते रहे, फिर बोले, मैं तो सिर्फ एक रिंग मास्टर हूँ मिस्टर मितेर। मैं खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीता हूँ, हमेशा घूमता रहता हूँ। मैं ऐसी चीज़ का क्या करूँ? इसे कहाँ रखूँ? ये तो मेरे लिए बोझ बन जाएगी।
मैं क्या करूं? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, फेलुदा ने कहा। ऐसा कीजिए, इन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। कोलकाता में मैं कुछ स्टैम्प डीलरों को जानता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा और आपको सबसे अच्छी कीमत दिलवाने की कोशिश करूँगा। फिर पैसे आपको भेज दूँगा। क्या ये ठीक रहेगा? क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे आपका पता चाहिए। द ग्रेट मैजेस्टिक सर्कस, बीरेन चौधरी ने कहा। कुट्टी समझ गया है कि वह मेरे बिना काम नहीं चला सकता। मैं कुछ समय तक उनके साथ ही रहूँगा। दरअसल आज रात सुल्तान और मैं प्रदर्शन करने वाले हैं। आप सब ज़रूर देखने आइएगा। उस शाम शो के बाद हम बीरेन करंदीकर से मिलने गए, उन्हें धन्यवाद देने और विदा लेने के लिए। उन्होंने और उनके बाग ने दर्शकों को पूरी तरह मोहित कर लिया था। पर्दे के पीछे उनसे मिलने का विचार लालमोहन बाबू का था और जल्दी ही वजह भी समझ में आ गई। मैं एक नया उपन्यास लिखने वाला हूँ, उन्होंने कहा। उसकी कहानी सर्कस में होगी और रिंग मास्टर की भूमिका बहुत अहम होगी। क्या मैं अपने उपन्यास में करंदीकर का नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे ये नाम अच्छा लगता है। ज़रूर, बीरेन चौधरी हंस पड़े। ये मेरा असली नाम तो है नहीं, आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल आए। तो आपने इंजेक्शन वाला विचार छोड़ दिया? फेलुदा ने बड़े तंबू से बाहर आते हुए लालमोहन बाबू से पूछा। बिल्कुल नहीं, लालमोहन बाबू बोले। अब बाघ को इंजेक्शन दिया जाएगा। उसका दूसरा ट्रेनर खलनायक होगा, वही इंजेक्शन देगा, जिससे बाघ सुस्त हो जाएगा, ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और सारा दोष रिंग मास्टर पर आ जाएगा। समझ गया। और ट्रैपेज का क्या? ट्रैपेज? लालमोहन बाबू ने उपहास से कहा। अब उसकी क्या ज़रूरत है? उसे कौन पूछता है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फेलुदा सीरीज़ की सभी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।